हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 ऊष्मा। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चाहे वो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, रेलवे एसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इसमें केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तापमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति अथवा यंत्र को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तापमान मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति अथवा यंत्र को क्या बोलते हैं? तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक या फिर फ़ारेनहाइट में नापना हो तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की माप की जा सकती है। ठीक है, हम लोग जो अपना बुखार नापते हैं तो वो क्या क्या चीज़ में नापते हैं? हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तभी तो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो तो 101, 102, 103 तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक अथवा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की माप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर का ताप जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर नेक्स्ट आइए, प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले ताप मापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए जो हम ताप मापी यानी थर्मामीटर का यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं, लैब थर्मामीटर कहते हैं। और इसका जो रेंज होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर का क्या होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 100 मतलब 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आइए अब, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको क्या बोलते हैं? चालन कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा जो है किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाता है। फिर नेक्स्ट आइए, लकड़ी, प्लास्टिक आदि ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक क्या है? ये ऊष्मा के कुचालक है, उसको क्या बोलते हैं? और ऊष्मारोधी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, सभी द्रव तथा गैसीय पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। सभी द्रव तथा गैसीय पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। यानी पानी जब गर्म करते हैं तो पानी गर्म कैसे होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के सीधे स्थानांतरित मतलब संचारित होती है। जैसे सनलाइट से जो सन आता है तो बिना किसी माध्यम के क्या होता है? हम तक आता ही और हमें गर्मी लगती है, हमें धूप लगती है। ठीक है, तो कोई बीच में मीडियम नहीं है। ठीक है, तो वो विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम से सीधे संचारित होता है। फिर नेक्स्ट आइए, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है, यह थल समीर कहलाती है। यानी समुद्र का जल क्या होता है? स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, यानी समुद्र का जल को ठंडा होने में थोड़ा लेट लगता है। इसीलिए क्या होता है कि सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है और यह थल समीर कहलाती है। यानी सीधे आप लोग याद रखिएगा कि थल समीर किसे कहते हैं? तो स्थल की ओर से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को हम थल समीर कहते हैं। थल समीर किसको बोलते हैं? तो थल से स्थल की मतलब सॉरी थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं? हम थल समीर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, ऊष्मा का स्थानांतरण चालन संवहन तथा विकिरण विधि द्वारा होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण चालन संवहन तथा विकिरण विधि द्वारा होता है। फिर आइए नीचे, समुद्र समीर किसे कहते हैं? तो थल से समुद्र की ओर हवा आ रहा है तो थल समीर, और समुद्र से थल की ओर आ रहा है तो उसको बोलेंगे समुद्री समीर। समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली हवा को क्या बोलते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ, अधिकतम न्यूनतम तापमापी किसको बोलते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी। तो इस प्रकार के थर्मामीटर को प्रयोगशाला थर्मामीटर भी कहा जाता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस था, और इसी को हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी भी कहते हैं। लैब थर्मामीटर का दूसरा नाम
मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। फिर इधर नहीं है, फिर आइए नीचे आइए। चूँकि हम जानते हैं कि उजला रंग ऊष्मीय विकिरण को क्या करता है, परावर्तित करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में उजला कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उजला रंग ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित करता है, यानी जो भी ऊष्मीय विकिरण आ रहा है उसको अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। क्या होता है, वहीं से परावर्तित हो जाता है कपड़ा पर से कुछ हद तक। आइए नीचे, कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों का मिलान कीजिए। पहला, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, तो कब पसंद करते हैं? सर्दियों में, ठंडियों में। समुद्री समीर बहने का समय, तो दो का क्या हो जाएगा? समुद्री समीर कब बहता है? दिन में, याद रखिएगा आप लोग। समुद्री समीर हमेशा बहेगा दिन में। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय क्या है? तो गर्मियों में। फिर थल समीर चलने का समय क्या है? रात में। थल समीर कब चलता है? रात में। और समुद्री समीर हमेशा दिन में चलता है, याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होगा, क्या होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम कितनों पूरा अधिक ठंडा, यानी बर्फ़ को हम 40 डिग्री सेल्सियस पर मिला दे पानी से, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी से मिला दे तो क्या होगा? सेल्सियस 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। ये करने का मतलब है बस, यानी 10 से 40 के बीच होगा। फिर आइए नेक्स्ट, कि बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं करेगा, यानी बर्फ़ का ठंड जो है लकड़ी से होते हुए हमारे हाथ तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक, क्योंकि वो कुचालक है। तीसरा, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही लोहे पर। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि हम पानी गर्म है 20 डिग्री सेल्सियस, हम लोहा का छड़ डुबाए हुए हैं तो हमारा हाथ के पास हॉट मतलब गर्मी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा उसमें। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, कि ऊष्मा का हस्तांतरण गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण हमेशा याद रखिएगा आप लोग, गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। फिर नीचे आइए, यहाँ लोहे और एल्युमिनियम कौन अधिक सुचालक है? तो लोहा और एल्युमिनियम में सबसे अधिक सुचालक जो है वो एल्युमिनियम है। हालांकि दोनों सुचालक है, लेकिन सबसे अधिक सुचालक कौन है? एल्युमिनियम है, लोहा और एल्युमिनियम में। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द्रव और गैस में अंतर आणविक बल कमजोर होता है। द्रव और गैस में अंतर आणविक बल कमजोर होता है, अतः ये बहते हैं। अतः इसलिए क्या होता है? ये बहते रहते हैं। द्रव और गैस क्या होते हैं? बहते रहते हैं, क्योंकि अंतर आणविक बल कमजोर है। अगर अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो क्या होगा? वो सॉलिड हो जाएगा वो। लेकिन क्या होता है, जल और गैस में अंतर, मतलब द्रव और गैस में अंतर आणविक बल बेहद कमजोर होता है, इसलिए क्या है, वे बहते रहते हैं। बहने के कारण ही ये पदार्थ ऊष्मा का संवहन भी कर लेते हैं। ठीक है, बहने के कारण क्या करते हैं? ये पदार्थ ऊष्मा का संवहन भी कर लेते हैं। ठोस में अंतर आणविक बल बहुत मजबूत होता है, अतः ये बहते नहीं हैं। इसलिए जिस पदार्थ ऊष्मा का संवहन नहीं करते, इसलिए ठोस पदार्थ ऊष्मा का संवहन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक पत्थर को गैस पर मतलब गर्म करते हैं तो बड़े पत्थर को क्या होगा? ऊपर तक हीट नहीं आएगा, बस नीचे के पोर्शन में ही हीट रहेगा। ठीक है, यानी वो ऊष्मा का संवहन ऊपर के लेवल तक नहीं कर पाएंगे वो। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी या जूल है। यहाँ ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आइए नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर देखिए। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप की जाती है उसके तापमान से। ठीक है, किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप की जाती है तापमान से। दूसरा क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल की इकाइयाँ हैं दोनों, मतलब डिग्री सेल्सियस भी और डिग्री फ़ारेनहाइट भी। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल की इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस भी और डिग्री फ़ारेनहाइट भी। फिर तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापा जा सकता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम अपना ताप को माप सकते हैं। फ़ारेनहाइट में बोले तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर है क्या है? तो यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट में बताया है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज। पांचवा क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान समान ताप होता है तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में पूछे मानव शरीर का सामान्य तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
नेक्स्ट, चिकित्सकों द्वारा आजकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जा रहा है, डिजिटल थर्मामीटर। चिकित्सक आजकल क्या कर रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, वायु ऊष्मा का है क्या है, कुचालक है। वायु ऊष्मा का कुचालक है। अगर सुचालक होता तो हमेशा मतलब जो कनेक्शन होता है लाइट का हमेशा उसमें आग लगता रहता है, अगर सुचालक होता तो क्या है, कुचालक है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, संवहन विधि द्वारा होता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि द्वारा, तो विकिरण विधि द्वारा जो है सूर्य से ऊष्मा तक विकिरण पहुंचती है। विकिरण विधि में क्या होता है कि बिना कोई मीडियम के एक जगह से हीट दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये सन से लाइट आता है हमारे पास, तो क्या होता है, बिना कोई किसी मीडियम के वो आ जाता है और हमें गर्मी महसूस कराता है वो, तो विकिरण विधि द्वारा आता है। 10वां क्वेश्चन, कि ऊष्मा के अवशोषण से वस्तु का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। 11वां क्वेश्चन, विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक है कि अवशोषित करने वाली वस्तु का ताप क्या हो, निम्न हो। फिर मैं एक बार पढ़ता हूँ, विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक है कि अवशोषित करने वाली ऊष्मा का ताप क्या हो, कम हो यानी निम्न हो, तभी तो वो अवशोषित कर लेगा। और बहुत ज़्यादा हीट कोई वस्तु को हम गर्म करें तो क्या उससे फर्क पड़ेगा, वो तो और हीट है ही। और बहुत ज़्यादा मतलब ठंडे वस्तु को हम गर्म करें तभी तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, वो अवशोषित कर रहा है ऊष्मा को। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुचालक है, तो तांबा क्या है, सुचालक है। 13वां क्वेश्चन, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है हवा और पानी दोनों में। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हवा और पानी दोनों में होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, आणविक बल कमजोर होता है। फिर बीकर में पानी का गर्म होना उदाहरण है किसका, बीकर में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। संवहन विधि में से ही क्या होता है, पानी गर्म होता है। फिर 15वां क्वेश्चन आइए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। नीचे आंसर दिया, आप मैच कर सकते हो सारे क्वेश्चन का। ठीक है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तापमापी द्वारा डैश मापा जाता है, तो तापमापी द्वारा ताप मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, तापमापी में डैश भरा होता है, तो तापमापी में पारा भरा होता है। तीसरा क्वेश्चन, ऊष्मा डैश तापमान से डैश तापमान की ओर बढ़ता है, तो ऊष्मा जो है हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बढ़ता है। कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि ऊष्मा किधर से किधर फ्लो करता है, तो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर फ्लो करता है। चौथा क्वेश्चन, धातुएं डैश विधि द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण करती है, तो धातुएं चालन विधि द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण करती है। ठीक है, चालन विधि द्वारा। पांचवा, वायु और जल डैश द्वारा गर्म होते हैं, तो वायु और जल जो है संवहन विधि द्वारा क्या होते हैं, गर्म होते हैं। छठा क्वेश्चन, हमें सूर्य से ऊष्मा डैश विधि द्वारा प्राप्त होती है, तो हमें सूर्य से ऊष्मा जो है विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। सातवां क्वेश्चन, गहरे रंग की वस्तुएं डैश ऊष्मा अवशोषित करती है और सफेद रंग की वस्तुएं डैश ऊष्मा अवशोषित करती है, तो गहरे रंग की वस्तुएं जो है अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है और सफेद रंग की वस्तुएं जो है कम ऊष्मा अवशोषित करती है। आठवां क्वेश्चन, जब दो वस्तुओं का ताप डैश हो जाता है तो ऊष्मा का हस्तांतरण बंद हो जाता है, तो जब दो वस्तुओं का जो ताप है वो समान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाता है, ना ही इसमें से ऊष्मा उसमें जाएगी या ना उसमें से इसमें आएगी। 9वां क्वेश्चन, डैश थर्मामीटर में पठन अंक में दिखाई देता है, तो डिजिटल थर्मामीटर में पठन अंक में दिखाई देता है। ठीक है, अंक में दिखाई देता है। 10वां क्वेश्चन, डैश ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए फिर नीचे कॉलम क से कॉलम ख को मिलाए। ऊष्मारोधी वन का क्या हो जाएगा, ग यानी प्लास्टिक क्या है, एक ऊष्मारोधी है। दूसरा सुचालक, सुचालक क्या हो जाएगा, धातु क्या होती है, सुचालक होती है। तीसरा क्वेश्चन, विकिरण, तीन में क्या हो जाएगा, सूर्य, सूर्य से जो किरणें आती है वो विकिरण मतलब विधि द्वारा हमारे पास मतलब हीट पहुंचती है हमारे पास। चौथा, संवहन विधि द्वारा, चौथा क्या हो जाएगा, ख यानी वायु जल जो है संवहन विधि द्वारा क्या होती है, गर्म होती है। पांचवा, तापमान, पांचवा क्या हो जाएगा, च यानी थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या करते हैं हम तापमान मापते हैं। फिर छठा, श्वेत रंग, छः क्या हो जाएगा, अंग यानी कम अवशोषण, श्वेत रंग की कपड़े क्या करते हैं, कम अवशोषित करते हैं उष्मा को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट्स जरूर करें। बाकी बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी मैं क्लास 6 का सारे सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का भी प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी मैं क्लास 7 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।